हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद है जो कि आपको जानना चाहिए कि कोई भी राज्य अगर हम लोग को रीऑर्गेनाइज करना है या कोई भी राज्य का निर्माण करना है या किसी भी राज्य का पुनर्गठन, नाम चेंज करना है या बॉर्डर चेंज करना है या बॉर्डर निर्धारित करना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और ये प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक ना। तो ये अनुच्छेद से हम लोग को पता चलेगा। पहला अनुच्छेद है आपका एक कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो ये तो आपको पता है कि भारत जो है अर्थात इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक ना। यानी सभी स्टेट जो होते हैं संघ के अंतर्गत आते हैं, ये संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये पहला आपका अनुच्छेद आता है। दूसरा अनुच्छेद आता है आपका कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना, जो विधि द्वारा इसका विनिमय या परिवर्तन करेगी, ठीक ना। तो कभी ये जो आपको अधिकार दिया गया है कि नए राज्य का अगर भारत में प्रवेश करना है या स्थापना करना है तो ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, ठीक ना, जो कि विधि द्वारा ये आपका इसको विनिमय या परिवर्तन कर सकेगी। तो ये अधिकार किसके पास है? हमारा संसद के पास है। जैसा कि आपको पता था कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ा गया, आपको दो यूटी बनाया गया। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त जो जम्मू कश्मीर था अभी फिलहाल 2019 में उसको दो यूटी में तोड़ा गया। तो वो किसके द्वारा ये सारा प्रक्रिया किया गया? तो ये संसद के द्वारा किया गया, ठीक ना। संसद ये सारी चीजें कर सकती है। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, ये नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक ना। तो संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। पुराने राज्यों के नाम परिवर्तन, जैसे कि नाम परिवर्तन उत्तरांचल था उत्तराखंड हुआ, ठीक ना। पुदुचेरी था तो पांडिचेरी हुआ। तो वो नाम परिवर्तन किसके आधार पर कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकता है विधि के द्वारा। क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन भी ये कर सकता है। तो ये अनुच्छेद आपका 2 और 3 कहता है। चौथा अनुच्छेद है ये 4 का 2 कि ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग जो कभी संविधान में संशोधन करते हैं, कोई भी संविधान संशोधन करना होता है तो वो 368 के अकॉर्डिंग करते हैं, नहीं, ठीक ना। 368 के अकॉर्डिंग हम लोग संविधान संशोधन करते हैं। लेकिन ये बोलता है कि अगर किसी राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य में परिवर्तन करना है, के नाम में परिवर्तन करना है, बाउंड्री चेंज करना है, ठीक ना, तो वो 368 के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रावधान 368 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। वो हम लोग अनुच्छेद 2 या 3 के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक ना। तो यही चीज एक मामला हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, बेरू बारी मामला, जो कि 1960 का है, जो कि पश्चिम बंगाल यानी पूर्वी भारत का ये मामला है। जहाँ पे क्या था कि पश्चिम बंगाल का एक जलपाईगुड़ी जिला है, ठीक ना। तो जलपाईगुड़ी जिला के पास यहाँ से पूर्वी पाकिस्तान बॉर्डर था, पूर्वी पाकिस्तान के पास, और इधर जलपाईगुड़ी जिला जो कि पश्चिम बंगाल में था, वहाँ पे एक गांव था, ठीक ना। वो था आपका बेरूबरी गांव था, ठीक ना। यहाँ ये जो था मुस्लिम बहुल इलाका था। तो ये जो इलाका था रेड क्लिफ द्वारा भारत को दिया गया था, ठीक ना। भारत जब सीमा निर्धारित कर रहे थे रेड क्लिफ, तो वो इस सीमा के अंतर्गत भारत के अंदर आ गया, ठीक ना। और यहाँ ये जो इलाका था मुस्लिम बहुल इलाका था। ये जो इलाका था आपका मुस्लिम बहुल इलाका था, और ये जलपाईगुड़ी के जिले के में था ये। लेकिन पाकिस्तान का कहना ये था कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इससे भारत गलती से इस पे अपना अधिकार कर रहा है, मतलब ये गलती से इस पर रूल कर रहा है, ठीक ना। ये हमारा इलाका है, चूंकि ये हमारा मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। चूंकि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पे हुआ था, ठीक ना। तो इसी तरह से इसलिए वो बोल रहे थे। लेकिन ये चीज था कि ये रेड क्लिफ ने इंडिया को ये जो भाग था बेरूबरी, वो लिखित रूप से देना भूल गए थे। मतलब ये लिखित रूप से इंडिया को नहीं मिला था कि बेरूबरी जो है वो इंडिया का पार्ट है, ये लिखित नहीं मिला था।
तो इसलिए पाकिस्तान इसको दावा कर रहा था, ठीक ना। तो ये जो मामला था, इस मामले को अब भारत सरकार कैसे देखती है कि अगर हम लोग क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि हम भारत का कोई भी आंतरिक भाग किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। जब आपका विभाजन यानी रेखा जब निर्धारित हो गया, तो भारत के अंदर जितने भी स्टेट या जो भी पार्ट है वो दूसरे राज्य को नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। अगर देंगे तो संशोधन करना पड़ेगा, तो वो जो संशोधन होगा वो 368 के अकॉर्डिंग होगा कि आपका अनुच्छेद 2 या 3 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना। तो अगर 2 और 3 के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 2 और 3 अकॉर्डिंग बोला जाता है कि हम लोग दूसरे देशों मतलब राज्य तो अधिग्रहण अपने राज्य में मिला सकते हैं, मतलब कि दूसरा अगर राज्य को किसी कारणवश अगर मिलना चाहता है अपनी इच्छा से तो उसको मिला सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे देश को अपना राज्य देना हो, अपना कुछ जमीन का पार्ट देना हो, तो ये नहीं दे सकते। अनुच्छेद हम लोग को बोलता है 2 और 3। तो अगर ये तो क्लियर था कि 2 और 3 के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को नहीं दे सकते थे, ठीक ना, पाकिस्तान को। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक ना कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि ये जो चीज़ हम लोग को देना है तो वो पाकिस्तान को किस आधार पे देंगे, 368 के अकॉर्डिंग या अनुच्छेद 2 या 3 के अकॉर्डिंग। क्योंकि अनुच्छेद 2 या 3 के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो भी परिवर्तन होगा राज्य में वो किसके आधार पर होगा, तो 2 और 3 के अकॉर्डिंग होगा। और 2 और 3 में यही ये भी लिखा है कि हम दूसरे राज्य को नहीं दे सकते हैं, और 368 वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो 368 के अकॉर्डिंग दे ही नहीं सकते और 2 और 3 के अकॉर्डिंग भी नहीं दे सकते हम लोग, ठीक ना, अनुच्छेद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उसमें बोला कि पहला चीज बोला है कि बेरूबरी मामले में आपको ध्यान रखना कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। बेरूबरी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पहला स्टेटमेंट ये बोला कि प्रस्तावना जो है हमारा संविधान का हिस्सा नहीं है, पहला चीज। दूसरा बात बोलता है ये कि अगर आपको अनुच्छेद 3 के आधार पर, अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि सौंपा नहीं जा सकता, मतलब अपन भारत का कोई भी हिस्सा दूसरे राज्य मतलब दूसरे देश को या दूसरे बगल मतलब कि स्टेट को सौंपा नहीं जा सकता है, ठीक ना। दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता, भारत का कोई भी हिस्सा, या अनुच्छेद 3 कहता है कि दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता है। तो ये तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको ये देना ही है तो आप 368 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक समझौता के आधार पर, अगर ये समझौता के आधार पर, चूंकि ये समझौता हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, वो बोल रहे थे कि आप गलती से इस पे शासन कर रहे हैं, आप ये देश मुस्लिम बहुल इलाका हमको दे दीजिए। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको 368 के अनुच्छेद के तहत आप संशोधन करके इसको दे सकते हैं, ठीक ना। तो यही 367 के अनुसार संविधान में 9वां संविधान संशोधन होता है 1960 में, ठीक ना। और इस संशोधन के द्वारा बेरूबरी राज्य को पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें अनुच्छेद का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे 368 के तहत सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप इन गांव को मतलब कि बेरूबरी को आप पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो वहीं अनुच्छेद 9वां संविधान संशोधन 1960 होता है और ये बेरूबरी जो गांव था वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो ये था बेरूबरी मामला। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब राज्यों का क्या था हम लोग का, भाषाई आधार पे भारत में मांग हो रहा था कि भारत के लोग चाहते थे, जैसे कि आपको पता है कि तमिलनाडु जो मद्रास था, मद्रास पे काफ़ी ये चीज़ें मतलब कि भाषा के आधार पर उधर मांग काफ़ी बढ़ गया था, ठीक ना। इस एरिया में भाषा के आधार पे तमिल और तेलुगु 2 लोग थे ना, तो 2 भाषा के आधार पे ये राज्य का निर्माण चाहते थे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों में आक्रोश था, जन आंदोलन हो रहे थे कि भाषा के आधार पे राज्य का विघटन किया जाए। तो इसके लिए इसी के आधार पर एक आयोग बनाया गया, धर आयोग, ठीक ना, जो कि 1947 में ये बनाया जाता है। और इसमें जो एस के धर की अध्यक्षता में ये आपको बनाया जाता है, ठीक ना। इसके धर जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन
प्रश्न पर एस.के. धर ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ठीक ना। जब उन्होंने अपना धर आयोग का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उसमें कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो आपके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग भाषा के आधार पर बांट रहे हैं भारत को, तो ये भारत एक तरह से विभाजित हो रहा है, ठीक ना। तो हम भारत को विभाजित नहीं करना चाहते, हम भारत को एकत्रित रखना चाहते हैं और प्रशासनिक और सुविधा के आधार पर आप राज्यों को बांट सकते हैं, ठीक ना। आपको सरकार को प्रशासनिक सुविधा कैसे कहाँ पे देना है उसके आधार पे आप उसको बांट सकते हैं। तो ये धर आयोग ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाषा के आधार पे हम तो भाई राज्यों को नहीं बांटने वाले, ठीक ना। लेकिन लोग यहाँ पे मानने वाले नहीं थे। नेता चाहते थे कि भारत सरकार चाहती थी कि इस चीज़ों को अभी के लिए छोड़ दिया जाए, कुछ टाइम के बाद इस चीज़ों को देखा जाएगा भाषा के आधार पर, अभी प्रशासनिक आधार पर ही बांटा जाए। तो 1948 में जो था ना, भारत को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। आपको क ख ग घ, ये 4 कैटेगरी में 1948 में भारत को बांटा गया। यानी संघ जो हमारा भारत था उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था 1948 में, ठीक ना। पहला कैटेगरी में आता था ब्रिटिश द्वारा शासन, जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था वो वाला एरिया आता था, ठीक ना। जैसे कि आपका मतलब कि पश्चिम बंगाल था, पहला वाला जो पहला एरिया था क नंबर में, वो श्रेणी ए भी इसको बोलते थे, ए बी सी डी भी इसको बोला जाता था, ठीक ना। श्रेणी को क ख भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें आता है श्रेणी के राज्य ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांत, ठीक ना। 9 तथा 216 रियासत थे इसमें। कितना 16 इसमें रियासत थे, 2 9 इसमें प्रांत थे, बड़े 9 प्रांत थे और 216 रियासत थे इसमें, ठीक ना, क वाले में। तो ये कौन था, ये क किस भाग को बोलते थे, तो जहाँ पे ब्रिटिश का गवर्नर था। जैसे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पे बोला गया था कि डायरेक्ट जो होगा वो तो नहीं शासन करेगा ब्रिटिश सरकार, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश सरकार एक गवर्नर नियुक्त करेगा और वो गवर्नर वहाँ पे देख रेख करेगा, ठीक ना। तो ये क्षेत्र यहाँ पे आते थे। ख नंबर में आता था आपको देशी रियासत, बड़े देशी रियासत। जैसे इस क नंबर में एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, असम था, क नंबर में आपका था असम, बिहार, बम्बई, ठीक ना, और मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा आपका, और कुछ संयुक्त प्रांत थे। तो ये एरिया आते थे, ये प्रांत आते थे आपके क वाले पार्ट में। ख वाले पार्ट में बड़े देशी रियासत आते थे और ख वाले में बड़े देशी रियासत आते थे, ठीक ना। देशी रियासत लगभग उस टाइम पे 260 देशी रियासत था, जिसमें 560 देशी रियासत था, जिसमें 552 भारत को मिला था, अन्य आपको पाकिस्तान को मिला था, ठीक ना। और ग वाले में आता था छोटा देशी रियासत, ठीक ना। बड़े देशी रियासत में आपको हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर इसमें आ सकता था आपका। राजस्थान था, सौराष्ट्र था, और छोटा वाला में आपका अजमेर, भोपाल, बिलासपुर ये सब था, ठीक ना। अजमेर, भोपाल ये छोटा वाला रियासत था, ठीक ना। और घ नंबर में था भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, यानी भारत जिस क्षेत्र को अपने जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, ठीक ना, जो भारत अर्जित किया था क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, वो आ रहे थे, ठीक ना। तो इसमें था अंडमान निकोबार। तो ये 1948 में संघ को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, क ख घ यानी ABCD पार्ट में, ठीक ना। तो ये 4 कैटेगरी में बांटा गया था, भाषा के आधार पर नहीं बांटा गया, ठीक ना। फिर भी लोगों के बीच भाषा के आधार पर राज्यों का मांग जारी रहा, लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश था। तो फिर एक समिति बनाई गई, JB समिति, और जिसमें जिसका सदस्य आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो JVP समिति के सदस्य थे। और इसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि हम लोग भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं करेंगे,
ठीक ना। लेकिन ये चीज़ रुकने वाला नहीं था, लोगों का बीच ये जो मांग था तेजी से बढ़ रहा था, ठीक ना। तो फिर एक कमेटी बनाई जाती है, फजल अली कमेटी। भारत सरकार को दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में पूरे मामले की फिर से जांच करने के लिए 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने की मजबूर किया गया, ठीक ना, कि आपको भाषा के आधार पर राज्य बनाना है। तो इसके लिए आयोग को बनाने के लिए आपको लोगों द्वारा ये चीज़ को मांग काफ़ी बढ़ता गया, तो जिससे ये मजबूर होकर आयोग बनाना पड़ा, ठीक ना। इसके अंदर 2 सदस्य एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू थे, ठीक ना। तो ये आपको एक तो हो जाएंगे आपके फजल अली और दूसरा हो जाएंगे एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा का व्यापक रूप से विस्तार किया, ठीक ना। इसने तो फजल अली आयोग जो था आपका, वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार करता है, ठीक ना। लेकिन वो बोलता है कि एक भाषा एक राज्य सिद्धांत जो है वो गलत है, इसको उसने अस्वीकार किया। ये मजबूरन ये करना पड़ा कि भाषा के आधार पर राज्यों को स्वीकार करना इन लोग ये जो आयोग का था कुछ मजबूरी था, क्योंकि लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश हो गए थे उस टाइम पे, ठीक ना। लेकिन उन्होंने फाइनली अपने स्टेटमेंट में बोला कि ये एक भाषा एक राज्य सिद्धांत जो है वो गलत है, इसको उन्होंने अस्वीकार किया। किसी भी राज्य का पुनर्गठन के लिए उन्होंने चार बिंदु बताए जिसके आधार पर भी आपको राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए। पहला, देश की एकता और अखंडता को देखना है आपको, कि देश की अखंडता और एकता और सुरक्षा मजबूत रहे, ठीक ना। ये नहीं टूटना चाहिए। किसी भी राज्य का अगर आप पुनर्गठन कर रहे हैं किसी भी आधार पे, तो पहला तो आधार ये होना चाहिए कि देश की एकता सुरक्षिता संरक्षित रहे, मजबूत रहे, ठीक ना। तो ये पहला बिंदु था वहाँ पे कि अगर ये देखेंगे। फिर भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होना चाहिए। अगर कोई भी राज्य का हम लोग स्थापना या पुनर्गठन कर रहे हैं तो भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होना चाहिए। वित्तीय और आर्थिक प्रशासनिक विचार होना चाहिए। मान लीजिए कोई राज्य वित्तीय रूप से बहुत कमजोर है, कोई स्ट्रांग है, ठीक ना, और इनको वित्तीय को एकदम अलग कर देते हैं, स्ट्रांग वाले को अलग कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत होगा। वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से मजबूती को मतलब कि ये भी देखना चाहिए कि कौन सा राज्य वित्तीय और आर्थिक रूप से कैसा है, उसके आधार पर भी विचार करना चाहिए, उस पर भी हम लोग देख सकते हैं। चौथा बिंदु उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक राज्य साथ साथ राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए योजना प्रोत्साहन करेगी। यानी राज्य जो होगा प्रत्येक जो भी नियम कानून बनाएगा वो राष्ट्र के लोगों के कल्याण के हित में होना चाहिए, ठीक ना। तो फजल अली कमेटी ने ये 4 मुख्य बिंदु बताया जिसके आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। उन्होंने भी अस्वीकार किया था कि एक भाषा एक राज्य सिद्धांत गलत है, ठीक ना। लेकिन फिर भी लोगों को की जन आंदोलन की वजह से इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ा। अब चलते हैं हम लोग फजल अली आयोग का जो रिजल्ट फाइनल आया उसमें फजल अली आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बनाने का मांग किया गया। फजल अली कमेटी द्वारा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाने का मांग किया गया, ठीक ना। लेकिन भारत सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 संघ शासित प्रदेश निर्माण किए। भारत सरकार ने 16 न बनाकर कितने राज्य बनाए? 14 राज्य बनाए आपके और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए, ठीक ना। वो 14 राज्य में से आपके थे, कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। असम था, जम्मू एंड कश्मीर था आपका, बिहार हो जाएगा आपका, बम्बई आपका, फिर से हो जाएगा मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, फिर से हो जाएगा आपका 8 नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो गया, मैसूर जो कि बाद में कर्नाटका में टूट जाता है, ठीक ना। 9 हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा आपका उड़ीसा, 10 हो जाएगा मद्रास, और आपका हो जाएगा
उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल ना, वेस्ट बंगाल हो गया, 12 हो जाएगा आपका राजस्थान, 13 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ठीक ना, और एक बच जाता है आपका उत्तर प्रदेश ठीक ना, 14 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये 14 राज्य बनाया जाता है उस टाइम पे 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए जाते हैं, दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, आप इसको नोट कर सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीप समूह ठीक ना, ये एक साथ से सभी लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीप समूह। तो ये 6 दिल्ली तो ये आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए फजल अली कमेटी के सिफारिश पे। चलिए अब कौन से राज्य का कब गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, ये हम लोग सारा चीज यहाँ पे देखेंगे। तो उसका डेट हम लोग को याद करना है कि किस, चूंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है कौन से राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, किस तारीख को, ठीक ना। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश ठीक ना, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश आपका। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को माना जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को ये बनाया गया था ठीक ना। बाद में वैसे इसको तोड़ दिया गया है 2 पार्ट में, तेलंगाना में भी इसको तोड़ा गया ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस जो है 1 अक्टूबर 1953, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा ठीक ना। आंध्र प्रदेश अधिनियम द्वारा 1953 को मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाता है ठीक ना। यहाँ पे क्या है, एक 1953 में आंध्र प्रदेश अधिनियम द्वारा मद्रास से आंध्र प्रदेश को वही भाषा के आधार पर इसको अलग किया जाता है। तो उस भाषा के आधार पर थोड़ा विभाजित पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश ठीक ना। फिर आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये आपका गुजरात हो जाएगा और ये हो जाएगा महाराष्ट्र। बम्बई जो था पहले, बम्बई हम लोग पढ़े थे 14 राज्य में था ना, तो उसमें से 2 राज्य तोड़ा जाता है, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र को तोड़ दिया जाता है 1960 में ठीक ना। तो 1960 में मुंबई और गुजरात को तोड़ा जाता है। तो गुजरात का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई 1960 और महाराष्ट्र का जो मनाया जाता है आपको 1 मई 1960 ठीक ना। तो महाराष्ट्र दोनों को 1 मई 1960 को भारत सरकार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा इन दोनों को तोड़ दिया जाता है ठीक ना। तो 1 मई 1960 1 मई 1960 को दोनों को आपको अलग किया जाता है और इनका स्थापना दिवस सेम है आपका ठीक ना, चूंकि दोनों को तोड़ के अलग किया जाता है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पे केरल 1956 अधिनियम द्वारा कुछ प्रांत को मिला के त्रावणकोर और कोचीन को सम्मिलित करके केरल का निर्माण किया जाता है ठीक ना। ये आपका केरल है, केरल। केरल का स्थापना दिवस आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को तो 1 नवंबर 1956 को, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो 1 नवंबर 1956 को चलिए 1 नवंबर, चूंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन है ना तो ये हो जाता है। चलिए 1 नवंबर 1956 को हम लोग केरल का स्थापना होता है आपका त्रावणकोर और कोचीन को मिला के, किसको किसको,
त्रावणकोर एंड कोचीन को मिलाया जाता है और इससे केरल का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। 1 नवंबर 1956 का हो जाएगा केरल का स्थापना दिवस। कर्नाटक जो कि मैसूर था आपका, पहले मैसूर था, तो इसका स्थापना दिवस आता है 1956 अधिनियम के द्वारा मैसूर को कर्नाटक में कन्वर्ट किया जाता है। मैसूर रियासत से कर्नाटक को बनाया जाता है, जिसका स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 1 नवंबर 1956। इसका भी हो जाएगा 1 नवंबर 1956, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, केरल और दोनों का सेम है, 1 नवंबर 1956। कर्नाटक पहले नाम नहीं था, पहले मैसूर ही नाम था। 1973 में इसका नाम जो है मैसूर से कर्नाटक कर दिया जाता है। मैसूर से इसका नाम क्या कर दिया जाता है, आपका कर्नाटक कर दिया जाता है 1973 में। तो कर्नाटक का स्थापना दिवस हो जाएगा 1 नवंबर 1956। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नागालैंड अधिनियम 1962। तो नागालैंड यहाँ पे आपका है नागालैंड। इसका स्थापना दिवस आपका हो जाता है 1 दिसंबर 1963, है ना। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड अधिनियम पूर्वी इसके द्वारा आपको नागालैंड को बनाया जाता है, असम से इसको अलग किया जाता है, ठीक ना। 1962 अधिनियम द्वारा असम से नागालैंड को अलग करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य को बनाया जाता है, ठीक ना, जिसको असम से अलग किया जाता है। तो नागालैंड का हो जाएगा 1 दिसंबर 1963। आगे हो जाता है हम लोग का हरियाणा 1966 में। हरियाणा जो है आपको 1966 में टूटता है पंजाब में, ठीक ना। हरियाणा को 2 भाग में हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पे है हरियाणा आपका, ये था हरियाणा और पंजाब था हम लोग का, ठीक ना। तो हरियाणा और पंजाब आपका हो जाएगा हरियाणा आपका, और ये हो जाएगा पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब को 1966 में हरियाणा को 2 भाग में तोड़ा जाता है, पंजाब को अलग किया जाता है हरियाणा से, और हरियाणा को 17वां राज्य, भारत का 17 नंबर का राज्य बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये होता है 1 नवंबर 1900, दोनों का हो जाएगा 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, ठीक ना। तो बहुत सारा राज्य का सेम है। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं कि कौन सा राज्य कब विभाजित हुआ, तो उनका तो डेट सेम ही है, विभाजन चूंकि हुआ है, तो इस तरह से आप काफ़ी इजी रहेगा याद रखना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हरियाणा हो गया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970। तो इसको ना केंद्र शासित प्रदेश पहले था, ठीक ना। 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा पढ़ाने की स्थिति में तो नहीं है, फिर भी ये टॉपिक था तो हम लोग सोचे कि इसको बात कर लेते हैं, ठीक ना। 25 जनवरी 1971 में आपका ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश पहले था, तो 1970 अधिनियम द्वारा इसको राज्य में राज्य का दर्जा दिया जाता है। 18वां राज्य ये बनता है भारत का। मणिपुर और त्रिपुरा जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, तो मणिपुर को 19वां राज्य बनाया जाता है और त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया जाता है, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका मणिपुर, जिसका स्थापना दिवस आप 21 जनवरी 1972, और त्रिपुरा हो जाएगा 21 जनवरी 1972। ये है त्रिपुरा आपका। त्रिपुरा आपका हो जाएगा 21 जनवरी 1900, दोनों का सेम है क्योंकि दोनों अलग हुआ था ना। 21 जनवरी 1972, दोनों पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा
1971 द्वारा इसको दो भाग में तोड़ा जाता है। मणिपुर और त्रिपुरा दो राज्य बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा का भी 21 जनवरी 1972। चलिए अगला हो जाता है मेघालय। मेघालय भारत का 22वां भारत का ये जो होता है ना आपका ये कितना नंबर का राज्य बना था हम लोग का, 20वां और 21वां ना, 19वां और 20वां। तो उसके बाद इसको बनाया जाता है 22वां राज्य बनाया जाता है हम लोग का, सॉरी 21वां राज्य बनाया जाता है मेघालय को 22वां संविधान संशोधन द्वारा 1969, ठीक ना। पहले इसको जो असम था हम लोग का, सॉरी मेघालय जो था पहले असम का उपराज्य बनाया गया था। 22वां संविधान संशोधन द्वारा असम को मेघालय को असम का उपराज्य बनाया गया। फिर 1971 के अधिनियम द्वारा इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1971 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक ना। तो आपको मेघालय, यहाँ पे आपको मेघालय है, तो मेघालय को का स्थापना दिवस आप देखिए 21 जनवरी 1972। तो ये पहले असम का उपराज्य बनाया जाता है 22वां संविधान संशोधन द्वारा 1969, 22वां संविधान संशोधन। फिर उसको असम के राज्य से हटाकर 1971 पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 21 जनवरी 1972 को। तो ये हो गया आपका मेघालय। सिक्किम के बारे में आपको जानकारी है क्योंकि सिक्किम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका 35वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें और 36वां संविधान संशोधन, ठीक ना। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में पहले इसे सहायक राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक ना। भारत का सहायक राज्य के रूप में इसे 35वां संविधान संशोधन द्वारा ये बनता है सहायक राज्य, ठीक ना। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक ना। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको सिक्किम को दे दिया जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975। तो इसका स्थापना दिवस आपका हो जाएगा सिक्किम का 16 मई 1975। कितना होगा? 16 मई 1975। तो ये हो गया 16 मई 1975। उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो कि उत्तर प्रदेश से इसको तोड़ के बनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो होता है ये उत्तराखंड है आपका, तो उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से तोड़ के बनाया जाता है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है, ठीक ना। 26 जनवरी 1950। ये पहले ही 14 राज्य में था। हम जल्दी से देख लेते हैं, अब ज़्यादा थोड़ा सा हम बात नहीं कर सकते ना क्योंकि प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो तबीयत डाउन है मेरा। तो 1 नवंबर 1956 को आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। राजस्थान हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 ये 14 राज्य बना था उनमें शामिल था ना राजस्थान आपका, मध्य प्रदेश, इसलिए इसका सबका 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपको इधर। बिहार हो जाएगा 26 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 26 जनवरी 1950। पश्चिम बंगाल हो जाएगा 1 नवंबर, ये वेस्ट बंगाल है, 1 नवंबर 1950, सॉरी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हो जाएगा वेस्ट बंगाल। झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000। नवंबर 2000 को आपका हो जाएगा झारखंड का स्थापना दिवस, ठीक ना। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता ही है, लद्दाख और यूटी में तोड़ा जाता है 31 अक्टूबर 2019 को, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, ये JNK हो जाएगा। दोनों का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर और 2019 का हो जाता है, ठीक ना। तेलंगाना आपको आंध्र प्रदेश से 2014 में टूटा था, तो 2 जून, ये हो जाएगा 2 जून 2014। तेलंगाना है आपका, है ना, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। और बचता है उड़ीसा आपका 25 ये है 26 जनवरी 1950। उड़ीसा है आपका
उड़ीसा का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 का होता है उड़ीसा, ठीक ना। सॉरी, ये तो छत्तीसगढ़ है ना, एक सेकंड, ऊपर छत्तीसगढ़ है, नीचे उड़ीसा है ना। तो ये हो जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ ऊपर है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2000। और ये हो जाएगा उड़ीसा 26 जनवरी, उड़ीसा हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो ये लगभग सारे राज्य का हो गया आपका। यहाँ पे तमिलनाडु एक रह जाता है आपका 26 जनवरी 1950 को, इसका भी स्थापना मनाया जाता है तमिलनाडु का। तो ये आपके सभी राज्य का पुनर्गठन किस डेट को हुआ था, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। इससे रिलेटेड जो भी हमारा आयोग बना था या कैसे ये राज्य का पुनर्गठन का मांग उठा, सारा चीज़ हम लोग देख। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भाषागत आधार पर 1953 में जो फजल अली आयोग आया था, जिसने 1956 में रिपोर्ट किया था, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1956, ठीक ना। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने का कितना राज्य था? तो आपको ये फजल अली से 16 राज्य और आपका 3 केंद्र शासित प्रदेश का सिफारिश किया था फजल अली समिति ने, लेकिन भारत सरकार ने उसमें परिवर्तन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। कराइकल माह है, यनम सहित पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी ने किस भारत को अध्यर्पित किया, ठीक ना। तो जो फ्रांसीसी बस्ती था आपका कराइकल माह है, यनम सहित पुडुचेरी, उस पर फ्रांसीसी का अधिकार था। तो भारत सरकार को कब सौंपा हुआ आपको इसमें बताना है, ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 1900 आपका 58 ना। चलिए आगे है, पुडुचेरी किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित हुआ? तो ये हम क्वेश्चन आपका यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक ना, लेकिन आप ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है, तो आप इस पे कर सकते हैं। तो पुडुचेरी का आपको बता सकते हैं, ये आप क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है। भारत लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ये आप बता सकते हैं। रिजर्व स्टेट कौन सा था? तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, आप इसको देख सकते हैं और एक आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में आप लिखिएगा कि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद आ जाए, ठीक ना। तो ये था राज्य पुनर्गठन आपका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टॉपिक। आई होप ये वीडियो